और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एड्रेस करते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टर्स एजुकेशन का मुखौटा ओढ़कर इन्फ्लुएंसर्स पर जो अपना एक अलग ही दुकान चला रहे हैं उस पर एक गाज गिरा दी है। सेबी ने अपने नए सर्कुलर में कहा है कि इन्वेस्टर एजुकेशन का काम अलग है और शेयर रिकमेंड करने का काम अलग। अब वे मार्केट एजुकेटर्स का मुखौटा पहनकर ब्रोकर्स के साथ करार नहीं कर पाएंगे। सेबी ने क्या इस फैसले के जरिए इन्फ्लुएंसर्स के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है, इस पर बात करने के लिए अब हमारे साथ स्टॉक एज के को फाउंडर विवेक बजाज और कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शिनॉय जुड़े हैं। दोनों काफ़ी एक्टिव हैं इस मुद्दे पर, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं। आप दोनों को गुड आफ्टरनून। विवेक जी, आपसे शुरुआत करूंगा। कैसे देख रहे हैं इस सेबी के जो सर्कुलर को में जो चीज़ें जोड़ी गई आज, उसको आप? सबसे पहले अनुज भाई, गुड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। ये मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत टाइम लग गया। ये पेंडिंग था काफी दिनों से, और मैं और आप हम लोग सबको इस चीज के पीछे लगे हुए थे कि ये जो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी, एक तो अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर नाम भी बदनाम हो गया बिकॉज ऑफ दिस। अदरवाइज बड़ा क्लीन सा नाम था इन्फ्लुएंसर, जो फाइनेंस समझाते हैं, बट बिकॉज ऑफ इलिसिट प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंसर नाम बदनाम हो गया। तो आई थिंक इसको लीगल फ्रेमवर्क में लाने का, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड वे सेबी ने जो इसको इस्टेब्लिश किया है। बेसिकली एक बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने कह दिया कि भाई आप अगर एडुकेटर हैं तो, और आप आरए लाइसेंस, सो एवरीथिंग इज अराउंड द रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर आप आरए लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं तो आप 3 महीने पुराने डेटा को लेके ही एडुकेट कीजिए, विच फॉर मी प्रैक्टिकली डजंट मेक एनी सेंस। बिकॉज अगर आप शेयर बाजार जैसी चीज 3 महीने पुरानी डेटा के साथ में सिखाएंगे तो उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस खत्म हो जाता है। तो एसेंशियली रेगुलेटर बोल रहे हैं कि अगर आप एडुकेट कर रहे हैं तो आप आरए लाइसेंस ले लीजिए। लेकिन वो आरए लाइसेंस के अपने चैलेंजेस, अपनी बातें हैं जो अपने बाद में बात करेंगे, बट आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। ये होना चाहिए था, एंड इट इज अ नाइस वे इट हैज कम। बिल्कुल। दीपक, आप कैसे देख रहे हैं? मैं आज सुबह कुछ देख रहा था आपकी ट्वीट्स, और काफ़ी आप इस पर एक्टिव भी हैं। आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए कि क्या एग्जैक्टली अब ये इन्फ्लुएंसर्स कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। फानू जी, पहले तो हैप्पी बर्थडे आपको। आई डिडंट नो इट वाज योर बर्थडे, Thank you. बट गुड टू बी एबल टू विश यू। थैंक यू। एंड आपको ये मैं जिस तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंसर के रूल्स लिखे हैं, आई थिंक दे स्टार्टेड इन अगस्त 2024 में लागू हुए थे। लेकिन काफी ओपन एंडेड क्वेश्चंस थे कि क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं। सेबी ने अभी जो सर्कुलर निकाला है उसमें क्लैरिफिकेशंस हैं कि देखिए, जो इन्फ्लुएंसर, जिसको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो दो चीजें कर सकते हैं। या फिर स्टॉक्स के ऊपर अपना एडवाइस या फिर रिकमेंडेशन देते हैं ऑनलाइन मीडिया या कहीं पे भी। तो दूसरा, वो अपने परफॉर्मेंस के बारे में बोलते हैं कि ये देखिए, हमने 40% कमा लिया, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, जो भी वो अगर कहते हैं। और अब उस हिसाब से अगर अगर कहते हैं और अपनी वीडियोस या कुछ अगर डालते हैं ऑनलाइन, तो उनको आरए होना चाहिए। अगर वो आरए नहीं है तो कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे पोर्टफोलियो मैनेजर हो, चाहे कोई और हो, और इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये भी इन ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को अपने मतलब एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं दे सकते, या फिर उनसे आप कमर्शियल एंगेजमेंट नहीं रख सकते। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ आप बात कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप उनके साथ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। ये नया रूल है। क्यों? और उन्होंने ये अलग कहा है किसी और रूल में कि देखो, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को के अगेंस्ट हम वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर ये पता चला कि आप उनको एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो या उनसे आप कमर्शियल कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो हम आपको भी पेनल्टी लगाएंगे। ये कोई भी सभी रजिस्टर्ड एंटिटी उस पे दे कैन नॉट गिव देम मनी, बेसिकली वो रूल है। इससे ये जरूर होता है कि जैसे रूल्स को इंटरप्रेट किया जाए कि फिर कोई भी अगर कभी भी किसी स्टॉक के बारे में बात करे तो क्या वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं? रूल्स के हिसाब से हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि इतना ब्रॉड है, सभी ऐसे भी नहीं चाहेगी कि कोई भी अगर कभी भी किसी वक्त भी किसी स्टॉक के बारे में कुछ बोल दें, तो क्या वो मतलब उनके अगेंस्ट चल जाएंगे कि देखिए, आप तो इन्फ्लुएंसर बन गए। आई थिंक वो रूल्स थोड़ा सा मतलब, क्योंकि रूल इतना ब्रॉड है,
तो उन्हीं के पीछे जाएंगे जहाँ पे काफी अब्यूज हुआ हो, काफी लोगों ने या फिर किसी से पैसे लिए हों और उसको मतलब किसी ने कंप्लेंट किया हो सभी को कि देखिए इन्होंने हमें गारंटी की थी कि 40% ऊपर जाएगा और अब वो कुछ कह नहीं रहे हैं। ऐसे मतलब ऐसी परिस्थिति में आई थिंक सेबी एक्ट करेगी। एक हिसाब से क्लैरिटी बिल्कुल आ गई है, बट थोड़ा सा ब्रॉड है रूल, तो इसकी वजह से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि क्या हम किसी स्टॉक के बारे में बिल्कुल अभी भी। बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सही पॉइंट रेज किया। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है इसमें, क्या जैसे ब्रोकर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो काफ़ी यूट्यूबर्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो पॉडकास्ट होते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं। अब क्या वो पीछे हट जाएंगे? क्या उनको ये लगेगा कि आई नेवर नो किस दिन इस इन्फ्लुएंसर का अगर मन आया और इसने एजुकेशन की बजाय अगर किसी स्टॉक का नाम ले लिया तो कल को मैं कहाँ उसको सेबी को प्रूव करता फिरूंगा? तो इसका कुछ रिस्क है क्या? आई थिंक ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिकॉज आई थिंक कंफ्यूजन और बढ़ गई है। क्या अगर मैंने नाम रिलायंस ले लिया, क्या अब कोई भी मुझे कोई म्यूचुअल फंड या फिर एएमसी या कोई भी मेरे से बात नहीं कर सकता? आई थिंक इतना भी नहीं होना चाहिए डर कि इतना ब्रॉड बेस हो जाए कि कोई किसी बारे में बात ही नहीं करे, क्योंकि इंडिया में एक तरह से देयर इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच टू दैट एक्सटेंट। आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि कोई ऐसा किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, मैंने तो कोई फैक्ट्स बता दिए या फिर कुछ कंपनी के बारे में अपनी मतलब जैसे एक तरह से मैंने जो न्यूज़ आया उसको इंटरप्रेट किया। उसका मतलब ये नहीं कि मैं उस स्टॉक को रेकमेंड कर रहा हूँ, वो तो बिल्कुल मतलब दैट इज लिटिल ओवरबोर्ड। क्यों? लेकिन रूल के हिसाब से आप मतलब किसी लीगल जरिए के बारे को बोले कि एब्सोल्युटली कंप्लायंट होना चाहता हूँ, तो वो तो उस हिसाब से तो आपको किसी बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें तो बस वेदर के बारे में बात करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन आई थिंक उतना भी नहीं जाना चाहिए कि थोड़ा सा मतलब ये शायद ऐसा है कि सेबी ने जो लिखा है वो इस वजह से लिखा है कि वो सिर्फ उनके पीछे जाए जहां पे अब्यूज बहुत ज्यादा है। रूल्स काफी ब्रॉड है एक तरह से। आई थिंक वो ब्रोकर्स को डर हमेशा रहेगा कि क्या अगर आप किसी से बात कर रहे हो और कल उसने किसी स्टॉक के आप ये तो ऐसा रूल हो गया कि आपको उस लोकेलिटी में घर नहीं लेना चाहिए जहां पे कोई भी क्रिमिनल आज रहता है या फिर कल कोई क्रिमिनल बन भी जाए तो आप पे फॉल्ट होता है, मतलब आपको हम पेनल्टी लगा देंगे। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा ब्रॉड हो गया। बिल्कुल दीपक जी, बहुत सही बात कही आपने। वैसे विवेक जी, आपने, मैं श्रेया बात कर रही हूँ, वेरी गुड आफ्टरनून। आपने बोला कि आरए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाएगा, साथ ही आपने कहा कि उसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं। कैसे चैलेंजेस हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, एक होता है इंटेंट ऑफ द लॉ और एक होता है लॉ, ठीक है। अब इंटेंट ऑफ द लॉ हमेशा कोशिश करता है कवर करे कि अगर आप लीगल फ्रेमवर्क में आते हैं तो आपके ग्रोथ होने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि आपको वो लॉ का अधर्ट करना ही पड़ेगा, वेरे जब लॉ आ जाता है तब फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। नाउ एक एक कम्युनिटी है, एक एंटिटी है जो लॉ के आधार पे काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आरए का लाइसेंस ले लिया और हम डे वन से लॉ के आधार पे काम कर रहे हैं। पहले इंटेंट ऑफ द लॉ के आधार पे काम कर रहे थे, अब लॉ के आधार पे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक एंटिटी है जो कि ट्विटर पे स्टॉक के बारे में बात कर रही है, ओपनली ये बात कर रही है कि मैंने आज ये स्टॉक ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपके 10,000 20,000 फॉलोअर हैं तो अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट काउंसिल का डेफिनेशन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, राइट? एंड उसको फाइनेंस के साथ अटैच कर दे तो इन्फ्लुएंसर हो गए। तो एक तरफ आप ट्विटर पे ये कह रहे हैं कि मैं ये स्टॉक ऐड कर रहा हूं, तो आप तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? फिर तो जो आरए का लाइसेंस लिया है उसने गलती कर दी, क्योंकि उसको तो इतने सारे कंप्लायंस करने उसको तो रेगुलेटर ने कह दिया कि तुम 1.5 लाख से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते हो। उसको रेगुलेटर ने कर दिया कि तुम 3 महीने से ज्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं चार्ज कर सकते हो। एक्चुअली मैं एक रिक्वेस्ट रेगुलेटर को करना चाहता हूं कि सर आप इंटेंट को रेगुलेट कीजिए, आप रेवेन्यू को क्यों रेगुलेट कर रहे हैं? आज मेरे अगर मुझे लगता है कि मेरा समय का कीमत है कि मैं 5 लाख रुपए साल का चार्ज कर सकता हूं, तो व्हाई आर यू आस्किंग मी कि आप डेली चार्ज कर सकते हो? हु डिसाइड्स माई प्राइस ऑफ माई टाइम? या अगर मेरा क्लाइंट बोलता है कि मैं तुमको 5 साल का सब्सक्रिप्शन देने के लिए रेडी हूं और अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम मुझे रिफंड करोगे, तो व्हाई एम आई रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू ओनली 3 मंथ? तो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो लॉ के आधार पे काम नहीं कर रहे हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, और जो लॉ के आधार पे काम करना चाहते हैं, इंटेंट के साथ भी करना चाहते हैं, उन पे बहुत जोरदार रिस्ट्रिक्शंस आ रही है। तो ये कंफ्यूजन स्टेट है। और अभी फिन्फ्लुएंसर और एडुकेटर ये दो अलग अलग बातें हैं। फिन्फ्लुएंसर में एडुकेटर भी आ गए, बट फिन्फ्लुएंसर में वो लोग भी आ गए
जो यूट्यूब में लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहे हैं, जो ट्विटर के अंदर में स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटर है, बट देर आर पीपल हु आर एजुकेटिंग, देर आर पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स। तो ये विवेक जी, दोनों को एक अपने को अलग रखना चाहिए डिस्कशन बिल्कुल। के लिए। विवेक जी, अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों बन जाऊं, मतलब एक चुनना होगा मुझे, ये मतलब अब एक चीज़ होगी, क्योंकि कई लोग होते हैं जो दोनों करना चाहते हैं। अब इसका मतलब वो दोनों नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई मना नहीं कर रहा। इनफैक्ट एजुकेटर के लिए तो रेगुलेटर ने बड़ा अच्छा रेड कार्पेट कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई तुमको लाइव प्राइस में अगर सिखाना है तो आरए लाइसेंस ले लो, और अब तो आप कॉर्पोरेट आरए बन जाइए, और एक डिपार्टमेंट आपका रिसर्च देगा, एक डिपार्टमेंट आपका एडुकेट करेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रेगुलेटर बोल रहा है कि भाई अगर तुम स्टॉक के बारे में बात करना चाहते हो और आरए लाइसेंस भी नहीं लेना चाह रहे हो, बिकॉज तुमको इन सब कंप्लायंसेस से डर लगता है, तो 3 महीने पुराना डेटा देख के तुम सिखा लो उनको। I think regulator has made this so clear. अच्छा, गाबा सर के पास एक सवाल है। गाबा सर बताइए, क्या सवाल है आपका? मुझे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए सेबी से। ये जो रूल्स बनाए तो बहुत ही अच्छे बनाए, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है, अगर आपको एजुकेशन करना है तो कीजिए, बट यू आर यूजिंग ओल्ड डेटा, 3 मंथ्स ओल्ड डेटा। अगर किसी को लाइव सीखना है तो क्या वो आरए कर सकता है? क्लियर कट, आई वांट एन आंसर, यस और नो। लाइव सिखाना है किसी को, Okay. लेकिन आरए रजिस्टर्ड, कैन ही टीच लाइव, यस और नो? ओके, बिल्कुल। दीपक, इसका कोई क्लैरिटी है क्या कि अगर मेरे को 3 महीने पुराना डेटा नहीं यूज़ करना है, मेरे को लाइव डेटा ही यूज़ करना है और मेरे पास आरए है, तो क्या मैं उसके बाद एजुकेशन कर सकता हूँ कि नहीं? क्लैरिटी तो ऐसा है कि ये सर्कुलर है और इसके अंदर में FAQs है। Law is always subject to interpretation. There may be some area where we can seek clarity from the regulator. But as far as my reading of the circular is concerned, if you are an RA, you can train people in live market. There is no problem. And by the way, RA के regulation में exceptions भी हैं कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करना चाहते हैं, आप ब्रॉडर इंडाइसेस के बारे में बात करना चाहते हैं, मैक्रो बात करना चाह रहे हैं, वो आप कीजिए। वो उसके लिए आपको आरए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप अगर स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन टेकिंग आरए लाइसेंस? बिकम पार्ट ऑफ दैट ग्रोइंग कम्युनिटी इन इंडिया। तो अच्छा दीपक, इसका मतलब क्या इसको एक मोटा मोटी ये माना जाए कि सेबी मेनली ये चाहता है कि जो भी स्टॉक मार्केट पर अगर आप कोई भी बात कर रहे हैं तो आप सेबी से रजिस्टर्ड हो, ताकि कल को कोई भी कंप्लेन आए, कुछ भी हो तो आप उसको ट्रैक कर पाएं। दीपक, आपसे सवाल है मेरा ये। आई थिंक ये एक तरह से आरए रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि लोग आप अगर आरए का रजिस्ट्रेशन लेना भी चाहते हो, पहले ये हुआ करता था कि आपको यही बिजनेस करना है और कोई बिजनेस नहीं करना है, तो आप आरए तभी बनोगे जब आप रिसर्च आपका प्राइमरी बिजनेस होगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। अब एक नया रूल आ गया है, जो भी आया है, जिसका कहते हैं कि पार्ट टाइम आरए, तो आप पार्ट टाइम आरए का भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ मतलब अलग से रूल्स हैं। तो रजिस्टर होना जरूरी है, इसलिए आई थिंक कि जिसमें आप स्टॉक के बारे में ऐसा ओपिनियन या इन्फ्लुएंस दे रहे हो जिसमें सभी ये समझती है कि आप उस स्टॉक को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बट यूजुअली ये भी है कि देखिए, न्यूज चैनल्स में या फिर किसी कंपनी के बारे में अगर कोई न्यूज आ जाए तो इसके मतलब ये नहीं है कि सारे न्यूज कास्टर्स को आरए का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज तो आया है, कंपनी के बारे में पूछना तो पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ही। और क्या अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि अगले क्वार्टर में आपके क्या रिजल्ट आता है, और मैनेजमेंट से क्वेश्चन ये पूछते हो, तो क्या आपको रजिस्टर होना पड़ेगा? एज पर लॉ अगर आप स्ट्रिक्टली पढ़े तो शायद हाँ, पर आई थिंक एनफोर्स नहीं होगा ये बिल्कुल, कि दिस वुड बिकम अ फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रॉब्लम, एंड दैट आई थिंक इज अ लिटिल टू मच। सो आई थिंक ये इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में एक्शन लिया जाएगा और नॉर्मल केसेस में नहीं, क्योंकि नॉर्मल केसेस में अगर लोग फिर दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज हैं जिसमें वो आई थिंक वो ये रूल्स लागू नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक अगर आपका बिजनेस शेयर मार्केट में किसी को इन्फ्लुएंस कराना, किसी तरह से पैसे कमाना है, तो उस टाइम पे अगर आप किसी स्टॉक के बारे में बोल रहे हो तो आपके पास कोई ना कोई सेबी रजिस्टर्ड वाला लाइसेंस होना चाहिए। ओके, बिल्कुल। खैर, हमारे CNBC आवाज़ पर जो भी स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं हम, वो सभी सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, ये मैं पहले ही क्लैरिटी दे देता हूँ। अच्छा दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस टॉपिक पर जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक था
पूरा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। विवेक जी, आपसे मुझे एक सवाल और पूछना था, इसके लिए मैं आपको होल्ड कर रहा हूँ। और वो सवाल था जो जिस पर आप काफ़ी पिछले कुछ दिनों में परेशान भी दिखे, वो जो आरएएस की फ़िक्र है कि अब देखिए हर कोई चाहता है कि रजिस्टर्ड ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हों और अच्छी क्वालिटी रिसर्च मिले, लेकिन आपका ये मानना है कि और कई आरएएस ने अपने अब लाइसेंस सरेंडर करने शुरू करे हैं सेबी के उस नए नियमों के बाद, ऐसा क्यों हो रहा है? और इसमें जो सेबी लेकर आई कि एक परिवार से आप 1.5 लाख से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते, ये ऐसे नियमों में आखिरकार बुराई क्या है? मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ बेसिक जस्टिस ऑफ डूइंग बिजनेस दैट हाउ कैन समवन Agree. कि तुम इतना ही पैसा चार्ज कर सकते हो। अगर मेरा हाँ। वर्थ है, मैं 1 करोड़ रुपया चार्ज करता हूँ साल का, तो मैं कर सकता हूँ। Agree, तो agree. एज अ बिजनेसमैन हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस कि कोई मुझे बोलेगा कि तुम इतना ही चार्ज कर सकते हो सर। हाँ। तो ये थोड़ा मेरा डिस्कनेक्शन हो गया है इस मामले में रेगुलेटर से। और दूसरी बात है, देखिए जो अच्छे आरएस है ना, वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। वेरी ऑनेस्टली, आई मीन द मोर वी आर टॉकिंग विद ईच अदर, वी आर रियलाइजिंग दैट इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट पुटिंग सो मच एफर्ट, डूइंग सो मच कंप्लायंस। आप देखिए कई ऐसे कंप्लायंस की बातें हैं जो मैं अभी प्रॉब्ली मेंशन नहीं करूंगा। वी आर ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग टू सेबी एज एन एसोसिएशन। हम बात कर रहे हैं सेबी से कि वो कह रहे हैं सारा बातचीत का रिकॉर्डिंग होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सारे क्लाइंट का केवाईसी होना चाहिए। वो कह रहे हैं सारे लोगों का एनआईएसएम एग्जाम पास होना चाहिए। अब आप देखिए एनआईएसएम एग्जाम मैं पास करूं, अगर मैं ओनर हूं या मैं ही रिसर्च कर रहा हूं और मेरे ऑफिस के अंदर में कोई मेरा सपोर्ट स्टाफ है जो मुझे कुछ हेल्प करता है, तो उसको भी एनआईएसएम पास। तो चलिए, कंप्लायंस के टीथिंग इश्यूज है, वो हम लोग रेगुलेशन में हमेशा से हम लोग रहे हैं, तो वी आर ओके टू बिकम पार्ट ऑफ दोज रेगुलेशन। बट जहां पर रेवेन्यू ओरिएंटेड लिमिटेशंस आती है ना, वहां डिमोटिवेशन आती है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, हम लोग जो अच्छे लोग हैं, जो सीरियसली लगे हुए हैं इस काम में, जिनको आप इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकते हैं, जो 20 साल से इस मार्केट में लगे हुए हैं, अगर आप उनको बोल रहे हैं कि तू 1.5 लाख से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकता, मुझे समहाउ लगता है कि इट इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल एरिया फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क। बिल्कुल, ऐसे तो फिर आप किसी लॉयर को बोल दीजिए कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकते एक केस लड़ने के लिए, तो फिर शायद वो लड़े ही ना कुछ केसेस। बिल्कुल, ये यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे एरिया है, मैं मानता हूँ। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे टॉपिक पर एक्सप्लेन करने के लिए। किसी दिन डिटेल में आपसे थोड़ा और इस पर बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।